अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल अयूबी। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज टैक्सेस पर मबनी होता है और हुकूमत अपने टैक्स आमदन को बढ़ाने के लिए नए टैक्स लगाती है या मिनी बजट लाती है या टैक्स छूट को ख़त्म किया जाता है। क्या टैक्स नेट को और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए यही रास्ता है या दूसरा भी कोई रास्ता मौजूद है? और टैक्स कलेक्शन करने वाले अथॉरिटीज़ के जो सपोर्टेड इदारे हैं जो टैक्स नेट और टैक्स बेस को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनका क्या किरदार है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। दूसरा ये है जो टैक्स कवानीन लाए जाते हैं या टैक्स अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं या कोई भी ऐसा चीज़ हुकूमत या एफबीआर लाता है जिससे टैक्स बेस या टैक्स बढ़ सकता है, उनका कितना किरदार है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और लाइन पर नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा रियाज हुसैन साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद है मामून निसार साहब, अब एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। नाजरीन, पहले मैं अपनी ख्वाजा रियाज हुसैन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ख्वाजा साहब, आप अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, जो हुकूमत टैक्स नेट को टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए और अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए चौथा आर्डिनेंस, जिसको हम फोर्थ अमेंडमेंट्स आर्डिनेंस कहते हैं, उसको लाने जा रही है, आप क्या समझते हैं, इसको बाद नज़र में किस तरह देख रहे हैं? हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और इसके जो हमारे एफबीआर के नुमाइंदे हैं, वजारत ख़जाना में जो लोग बैठे हैं, वज़ीर ख़ारजा साहब भी, प्राइम मिनिस्टर भी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये मजबूर लोग हैं, मजबूर हैं, क्लियरली मजबूर हैं। और ये जो कुछ आवाम पे मुंतकिल करते हैं, ये वो बोझा जो IMF ने इनके कंधों पर डाला कि आप हमें लेके दें, तो ये ज़ाहरी तौर पे नज़र ही आता है कि ये मजबूर लोग हैं और हम एक मजबूर मुल्क में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे आप जितना भी एहतजाज करें वो उसके कोई मायने नहीं है। ये कवानीन बन के ही रहने हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके। कहने की बात ये कि ये जो कवानीन बनते हैं, क्या इसमें सर्वाइवल है? अभी तक के जो मामला चले उसमें तो ये पता चला है कि ये सर्वाइवल है, लोग अभी तक ज़िंदा हैं और ये तमाम बोझ उठा रहे हैं और इसके ऊपर मज़ीद सख्त अगर है तो ये कवानीन बनते रहेंगे। ये फोर्थ फाइनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट साहब जारी करेंगे, तो वो जो टैक्स की छूट है लोगों को, सेल टैक्स 17% उन आइटम्स की कंजम्पशन पे नहीं देना पड़ता, वो अब देना पड़ेगा। तो सदर साहब भी मजबूर ही हैं। पाकिस्तान अगर सारा ही मजबूर है तो फिर सदर भी मजबूर ही है। तो फिर ये टैक्स लोगों को जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो टैक्स देना पड़ेगा। तो खाने के लिए मुँह तो है, लेकिन उस मुँह में दांत भी हैं जिसके हमारे सदर साहब डॉक्टर हैं। तो एनी हाउ, वो जो टैक्स जो है वो पास ऑन कर दिया जाएगा, लोगों पे टैक्स लगा दिया जाएगा। और शुनीद ये है कि तकरीबन 250 से लेके 300 रुपये के जो टैक्सेस हैं वो अप्लाई कर दिए जाएंगे, लागू कर दिए जाएंगे और वो लोगों से रिकवर किए जाएंगे आने वाले महीनों में। तो बात कहने की फिर वही आ जाती है कि ये टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद क्या आपके जो मुक़्तदर हल्के हैं, क्या इनकी ज़िंदगी में भी इन टैक्सेस की इम्प्लीकेशन के बाद कोई फाइनेंशियल डेंट पड़ता है? जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मामून निसार साहब। मामून निसार साहब, ये बताइएगा, जो हुकूमत अपने टैक्स बेस और टैक्स नेट्स को बढ़ाने के लिए या टैक्स आमदन को बढ़ाने के लिए चौथा आर्डिनेंस ला रही है, सदारती आर्डिनेंस जिसको हम कहते हैं, आप क्या समझते हैं जो एफबीआर से रिलेटेड इदारे हैं, जो सपोर्टेड इदारे हैं, वो टैक्स बेस को, टैक्स नेट को बढ़ाने में अपनी कहाँ तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस क्या है? मिसाल के तौर पर SECP है, EOIB है, सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, FTO है, ट्रिब्यूनल है, अपील कमिश्नर है, आप इनके किरदार को किस तरह देखते हैं? SECP के अंदर तो देखा जा रहा है कि एक बड़ी अच्छी कोशिश और बड़ी अच्छी एक एफर्ट हुई है, जिसके अंदर SECP में रजिस्ट्रेशन के फ़ौरन साथ ही उसके साथ एक NTN जो है वो इशू हो जाता है, तो उसमें टैक्स NTN जनरेशन जो है वो ऑटोमेट हो गई है। वेरएज सोशल सिक्योरिटी और EOBI में अभी ये रुझान नहीं है जो कि होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है, मैं समझता हूँ जी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है। फर्म रजिस्ट्रार जो है उसका भी NTN जो है वो ऑटोमेटिकली इशू करना शुरू कर दिया उसने, मगर जितनी पुरानी रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनको रिकॉर्ड में नहीं लाया जा रहा, उनके नंबर को इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा। वो बहुत ज़रूरी है, ये एफर्ट करना और इसको रिकनसाइल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एफबीआर अगर करे तो मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स निकल आए जिनका NTN होना ज़रूरी था और उनको NTN नहीं मिला गया या NTN नहीं उन्होंने बेसिकली हासिल किया। तो जो बुनियादी सवाल हमारा ये था कि जी सेल्स टैक्स ये हमारा
जो टैक्स बेस बढ़ाने में ये इदारे हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो एक कोशिश है जिस सिमत की तरफ हम रवाना हैं, हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं, पर मंजिल कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही इसके अंदर। इन एफर्ट्स को बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मामून निसार साहब, ये भी बताइएगा कि सिंगल टैक्स जो रिटर्न है और आईआर कोड जिसको हुकूमत या एफबीआर कोशिश कर रहा है लाने के लिए, और दिसंबर में सिंगल सेल टैक्स जो रिटर्न है वो आ भी जाएगी, आईआर कोड जिसको हम कानून कहते हैं सिंगल लॉ बुक जो बनेगी, जो जून के जो बजट आएगा उसका हिस्सा बनेगी। आप क्या समझते हैं ये टैक्स बेस को, टैक्स नेट को बढ़ाने में कहाँ तक मौसर साबित होंगे? मेरा ख्याल है कि चूँकि जोन्स इन्फोर्समेंट्स, अगर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए या लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस के बारे में बात की जाए, एलटीओस के बारे में, वहाँ पे इन्फोर्समेंट और जो आपकी कलेक्शन इन्फोर्समेंट और ऑडिट वो साथ ही बैठे हुए हैं। ऑडिट इन्फोर्समेंट्स अलग अलग नहीं हैं, तो उनके लिए बड़ा ये देखा गया है कि नॉर्मली बहुत मुश्किल हो जाता है कि कई दफ़ा वो विथहोल्डिंग का ऑडिट कर रहे हैं तो उनके पास रेलेवेंट वो सेल्स टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर सेल टैक्स का ऑडिट हो रहा है तो रेलेवेंट परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि इंटर रिलेटेड है। सेल्स परचेज जो है वो साथ साथ असेस होनी चाहिए, उसका जीपी रेट और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेट साथ ही कैलकुलेट होता है। ये वही अकाउंट्स हैं जिनके बेसिस पे रिटर्न फाइल होती है, तो फिर इसको अलग करने की क्या ज़रूरत है? ये डिमांड बड़ी पुरानी कंसल्टेंट्स की तरफ से डिमांड थी, और मेरा ख्याल है कि ताजर भी यही चाह रहा था, ट्रेडर भी यही चाह रहा था कि जी हमारी चीज़ों को रिकंसाइल किया जाए, एक ही किस्म की रिटर्न एक ही पोर्टल से फाइल की जाए और वही हमें दिया जाए। तो आसानी तो बहुत है, मगर आगे चल के डिस्क्रिपेंसी बहुत क्रिएट हो जाएगी। बहुत से लोग हैं जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं, उनको ये आइडिया नहीं है कि उन्होंने बेसिकली सेल टैक्स नंबर्स लिए हुए हैं टेंडर्स में हिस्सा लेने के लिए, डिफरेंट कंपनीज़ की वेंडर्स लिस्ट में एंट्री करने के लिए, एंटर होने के लिए। कंपनीज़ में वो एंटर तो हो गए हैं एज वेंडर्स, रजिस्ट्रेशन भी करवा ली हैं, मगर ये नहीं पता कि सेल टैक्स रिटर्न भी मंथली फाइल होनी है, उसके साथ क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल होनी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कहानी बंद कर देते हैं। तो ये जहाँ पे ये एक बहुत बड़ा अच्छा अमल है, ये साथ साथ कुछ कन्फ्यूजन्स भी इनिशियली लेके आएगा। मेरा ख्याल है कि साल सवा साल इसको, या शायद 2 साल इसको लगेंगे लोगों को समझने में, आसानी पैदा करने में, फिर चीज़ें रिकंसाइल होंगी। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी का सबूत होगा कि हम इसको कहें कि हाँ जी बहुत अच्छा इकदाम है और एकदम सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ कन्फ्यूजन्स भी साथ आएंगी, मेरा तो ये एनालिसिस है जी। मामून निसार साहब, आखिर में ये बताइएगा कि हुकूमत अपनी जो आमदन है, टैक्स आमदन है, उसको बढ़ाने के लिए और मुल्क की माशरत को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर सकती है और क्या तजवीज़ है आपके पास, ताकि हमारी गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात हमें मिल सके, हमारा मुल्क कर्ज़ों से आज़ाद हो सके और हमारी टैक्स आमदनी इतनी बढ़ जाए जो हुकूमती अपने अखराजात हैं वो पूरे हो सकें? तो बेहतरीन हल तो सर ये है जो पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन अभी हुई है। पीओएस इंटीग्रेशन से बहुत सी सेल्स जो है वो रिकवर हुई हैं। बहुत सी सेल्स जो डिक्लेयर नहीं होती थी, जो ताजर नहीं बताता था, वो पीओएस इंटीग्रेशन की वजह से वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से अफेक्ट सेल टैक्स पे भी पड़ा है। जिसकी वजह से हमने देखा है कि अभी इमरान खान साहब ने ये इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को बाकायदा जो है वो इनकरेज किया है कि आपने कलेक्शन बहुत अच्छी की है। वो कलेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट तो इस पीओएस इंटीग्रेशन से आया है। जो सवाल रहा कि अब और आमदन बेहतर करने की ज़रूरत किस तरह है सर, तो वो मेरा ख्याल है कि पीओएस इंटीग्रेशन के साथ साथ हमें अपनी ऑनलाइन जो शॉपिंग पोर्टल्स हैं उसके ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। एफबीआर अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा, जिसके अंदर बड़े मेजर दराज.pk है और ये ज़मीन.com जैसी बड़े बड़े जो बड़े पोर्टल्स हैं जिस पे बहुत से बड़े लोग, बहुत बिजनेसेस जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग की तरफ आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये रीजनल टैक्स ऑफिस के अंदर और लार्ज टैक्स ऑफिस के अंदर ही एक ऐसा सेल बनना चाहिए जहाँ पर एफबीआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस ही ऑनलाइन सेल्स पे करे। जो सेल्स ऑनलाइन जनरेट हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, उनको ये जो है वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए। लिहाजा जो पहले किया जाता था उसके बरक्स, पहले क्या किया जाता था, वो एग्जेम्प्ट
में रख के अपनी सेल्स और परचेज को मेंशन करते थे, जिसकी वजह से वो इस टैक्स नेट में थे ही नहीं। अब बैंक्स ने भी उनके 1% विदहोल्ड करना शुरू कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। जो लोग अपनी सर्विसेज को बाहर बेच रहे हैं और बाहर से पैसे कमा रहे हैं, जो फॉरेन इनकम इधर पाकिस्तान में आ रही है, नो डाउट उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने दी है टैक्स क्रेडिट, एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन होती है कि आपको जितना आपका टैक्स कटा है या जितना टैक्स बनता है उतना आपको क्रेडिट मिल जाया करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको तंग किया जा रहा है, ये गलत एक तासुर है हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो कमा रहे हैं उस पर जो टैक्स बन रहा है उस पर उनसे टैक्स मांगा नहीं जा रहा, उनको टैक्स क्रेडिट दिया जा रहा है। लिहाजा इस तरह के कवानीन में जो है वो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मेरा पर्सनली ख्याल है कि जी कमर्शियल मार्केट्स के सर्वेज बड़े ज़रूरी हो गए। ऑनलाइन मैं काफ़ी देर से ये बात कर रहा हूँ और आपके तवज्जो से भी यही बात करूँगा कि आप ड्रोन के ज़रिए सर्वेस कंडक्ट करें, सैटेलाइट्स के ज़रिए सर्विस कंडक्ट करें। ड्रोन्स जो हैं, बजाय कि इंसान जाए मार्केट में, FBR ड्रोन्स जो हैं वो तस्वीरें खींचें, मार्केट जोग्राफिकल सर्विस दें, जहाँ जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो तस्वीरें कमिश्नर्स के कमरों में बड़ी स्क्रीन्स में पोर्ट्रे हों कि जी इस कमर्शियल एंटिटी का क्या NTN है, इस तरीके से एंटिटी मैपिंग हो। इसको एंटिटी मैपिंग का मैं नाम देता हूँ कि हर जगह का एक NTN जो है वो पता हो FBR को कि यहाँ पे इस NTN पे जनरेट हो रहा है, इधर इस NTN पे काम हो रहा है। तीसरी बात, जो NTN के ऊपर जो एक हाइफन के बाद एक डिजिट है, उस डिजिट को ब्रांचेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर वो -0 है, -1 है, -2 है, तो जितनी ब्रांचेस हैं और जहाँ जहाँ पर ये ब्रांचेस हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाए कि अगर फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और उसने ब्रांच ऑफिस लाहौर में रखा है और एक उसका ब्रांच ऑफिस गुजरांवाला में है, एक ब्रांच ऑफिस पेशावर में है, तो उसको उसी एक NTN से उस बिज़नेस को ट्रेस किया जाए, ना कि अलग NTN लेने की उसके लिए एक ज़रूरत पड़े। कंपनी एक है, बिज़नेस एक है, तो उसमें आइडेंटिफाई जो ब्रांचेस हैं वो अलग उससे आइडेंटिफाई हों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक ताजर जो है जब वो काम करता है, एक ताजर खाली एक काम नहीं करता, कई काम करता है, तो उसके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए आयरिस में जहाँ पर वो अपने हर बिज़नेस का एक अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस थे। इस तरह की छोटी छोटी तजावीज़ हैं, मेरा ख्याल है उन पर अगर काम किया जाए तो आपका जो है वो टैक्स नेट बहुत हैवी तरीके से बढ़ सकता है, बड़े अच्छे तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है और विद इन फ्यू ईयर्स मेरा ख्याल है रिलायंस ऑन जो है लोन्स वो कम की जा सकती है। जी मामून निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब, हुकूमत जो अपने टैक्स अहदाफ पूरे कर रही है, आप समझते हैं इस साल वो अहदाफ पूरे होंगे या नहीं होंगे? आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जिसके ऊपर आज मुझे बुलाया कि ये अहदाफ पूरे होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले जो चीज़ काबिल ज़िक्र यहाँ पे है या काबिल गौर है कि FBR में या FBR के वर्किंग स्टाइल में क्या चेंज आई है जिसकी वजह से ये अहदाफ पूरे होने की कोई उम्मीद हो। देखने वाली बात यह है कि FBR के ना सिर्फ स्टाइल में कोई चेंज नहीं है, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है, बल्कि वो नए टैक्स पेयर ढूंढने में सीरियस ही नहीं नज़र आ रहे। जी देखें, मेरे नज़दीक टैक्स अहदाफ को डबल करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम नए टैक्स पेयर्स की तलाश जो है उसको सीरियसली करें। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब वाले दौर को याद करता हूँ जिसमें ऑडिट जो है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का वो करते ही नहीं थे। चंद एक लोगों को सिलेक्ट किया जाता था और उसके ऊपर ही काम किया जाता, जिन पर शकों को शुबहात होते थे। अगर मुझे आज की इस तारीख में 20 साल बाद या 15 साल बाद कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि FBR की जो मशीनरी है इसको तमाम को कंसंट्रेट करना चाहिए नए टैक्स पेयर ढूंढने में। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनको बाकायदा इम्यूनिटी दे देनी चाहिए ऑडिट से। ठीक है। इम्यूनिटी देने से ये मुराद नहीं है कि एक टैक्स पेयर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, फेक एंड फ्लाइंग सेल टैक्स इनवाइसेस में इन्वॉल्व है, या वो जानबूझ के अपनी इनकम को सप्रेस कर रहा है, तो उसको हम पूछें ना।
बेसिकली देयर शुड बी ए मैकेनिज़्म जिसके अंदर रहते हुए हम चंद एक लोगों को इस तरह सेलेक्ट करें जहाँ पे हमें शक हो, लेकिन ज़्यादा तवानाई या ज़्यादा रिसोर्सेज या ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हमें नए से नए टैक्स पेयर्स को ढूंढना है और वही हमारा टैक्स अहदाफ जो है वो बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। जो ये कहते हैं FBR कहता है 37% हम टैक्स कलेक्शन ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क में जो बिजनेस एक्टिविटी हैं वो तो वही हैं जो पहले ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन जो डॉलर के रेट बढ़े हैं उनकी वजह से इंपोर्ट पे जो उनको टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है वो तो फिर 70 या 75% इकट्ठा होना चाहिए, इनको ज़्यादा ग्रोथ करनी चाहिए। देखें, ये तो आप उसी एनोलॉजी में जा रहे हैं जैसे नवाज शरीफ का दौर था या जरदारी का दौर था। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में एक जो उन्होंने आसान हदफ बनाया था वो था कि इंपोर्ट पे टैक्स लगा दो। जी जी, उस पर क्योंकि पाकिस्तान में मेहनत ना करनी पड़े, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इंपोर्ट जितनी ज़्यादा होगी उतना उस पर टैक्स लगेगा और वो हमारी रिकवरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। यार देखें, ये इंपोर्ट पे टैक्स करना, पेट्रोल पे टैक्स करना इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है जी जी, कि वो जो चीज़ जिसकी सप्लाई इनएविटेबल है उसे टैक्स कर दो। अब लोगों ने पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है, लोगों ने जिंदा नहीं रह सकते, चला नहीं सकते, गाड़ी अपनी नहीं चला सकते, तो उसके ऊपर ये लोग बिजली के बगैर वो नहीं रह सकते, बिजली पे टैक्स लगा दो। यानी हर नेसेसिटी ऑफ लाइफ को आप देखिए IMF हमें कैसे निचोड़ा है इस वक्त। IMF कहता है कि हर नेसेसिटी ऑफ लाइफ महंगी कर दो, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी कर दो, यहाँ पे हर चीज़ तरफ महंगाई का तूफान आ जाए, हमें हमारी रिकवरी चाहिए। बनिए का ये असूल है कि वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए किसी भी एक्सटेंट पे चला जाता है। सही कह रहे हैं। अब देखें हमारे लिए सलूशन क्या है, हम आवाम को जो है एक रिलीफ कैसे दे सकते हैं। हम रिलीफ ऐसे दे सकते हैं कि जो ब्लैक का इतना पैसा सर्कुलेशन में है उसको टैप करके हम इकोनॉमी के अंदर लेके आएँ और उस पर नए टैक्स पेयर्स को पकड़ के और उनसे टैक्स लिया जाए। यानी हमें अपना टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, उस टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है जिससे हमारी रिकवरी जो है वो ना सिर्फ दुगनी हो सकती बल्कि चुगनी हो सकती है। फैसल साहब, जो हमारी PTI हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनिफेस्टो है, उसमें 17 बार लिखा गया था FBR में जब हमारी हुकूमत आएगी इस्लाहात लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे, तो आप समझें तश्कील हो कि FBR में ज़रूरत है। देखिए जी, आपके इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से हमने एक बात बारहा की कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फ़ाल इदारा क्यों है कि उसकी कंपोजिशन में प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं। सही कह रहे हैं। प्रोफेशनल लोग कौन मौजूद है? वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो जो लॉयर्स, जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जो स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज़ के जो माहिर, उन लोगों को असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कमिश्नर तक तैनात किया जाता है। हैवी सैलरीज दी जाती हैं, लेकिन उन लोगों से एक प्रॉपर काम लिया जाता है जिस काम की बुनियाद पे वो इदारा आजकल इतना फाल है कि जिसकी कोई मिसाल दी जा सकती है पाकिस्तान में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अफसरान का जो मिक्स है उसमें हमारे पास डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, ये वो सारे हैं जो CSS करके यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं एक बात कहता हूँ कि जी प्रॉपर ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे लॉ डिपार्टमेंट है उसमें वकील और बैरिस्टर हायर होने चाहिए जी जी, ऑडिट डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर होने चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायर होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी ऐसी और FBR में सलाहत की ज़रूरत है जिसमें प्लानिंग है। प्लानिंग करने के लिए हमें प्रोफेशनल्स चाहिए जिनकी प्रॉपरली उस प्रोफेशन की ग्रिप हो। जी जी। अब मसलन ऑडिट है, ऑडिट में फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं उन्हें अभी तक यही नहीं पता कि ऑडिट करना कैसे। जी जी, बेसिकली हाउ टू स्टार्ट विद, वो एक पुराने सेट फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे जो सेक्शन 62 होता था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जिसमें हिटें मारनी, एडिशनें करनी, डिमांडें निकालनी। जी जी। अब आगे ये नहीं पता कि उस डिमांड का जाके अपेलेंट अपील टेस्ट क्या था। अभी मैं वसूख से आपको कह सकता हूँ कि हर तरफ
अफसरान को ये एक हिदायत दी गई है कि डिमांडें निकालें, जी जी, लोगों की असेसमेंटें करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड निकालें। फ़ायदा तो तब है जब वो डिमांड रिकवर भी वो हो। डिमांड भी इतनी निकल जाती है तो अपील कमिश्नर भी फैसला करते हुए 100 दफ़ा सोचता है, क्योंकि वो भी FBR से आया होता है। और जब ट्रिब्यूनल में केस जाता है, फैक्ट एंड फाइंडिंग पे जब केस वो देखते हैं, वो फिर अकाउंटेंट मेंबर भी FBR का है, फिर वो सोच में पड़ जाते हैं इसको किसे उठाया नहीं, जाए। देखें मैं आपको बताता हूँ मेरा अपना क्या तजर्बा है। मेरे जितने इस तरह के केसेस हैं वो अपील टेस्ट को सहार ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं आप। उनकी तमाम डिमांडें डिलीट हो जाती हैं। डिमांडें डिलीट होने के बाद वो स्क्वायर वापस 0-1 पे आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अफसरान को ये चाहिए, जो मेरा एक हम्बल सजेशन है सबसे, कि वो डिमांड निकालें जो अपील का टेस्ट सस्टेन ना कर सके। जी जी, जिसमें आप एपेलेंट फोरम पे जाके, आप जैसे आपने बताया कमिश्नर अपील FBR का मुलाजम, अकाउंटेंट मेंबर जो ट्राइब्यूनल में तैनात हो रहे हैं वो भी सारे के सारे FBR से आ रहे हैं। इसके बावजूद इनके ऑर्डर्स जो हैं, इनके टैक्सेशन ऑफिसर्स के ऑर्डर किए हुए, वो अपील टेस्ट को सस्टेन नहीं कर पाते। जी जी, वहाँ पे जाके वो नील हो जाते साहब हैं। ये आपको एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा कि हर वो अफसर जिसके 4 ऑर्डर अपील के टेस्ट को फेल करते हैं उसको दोबारा से शोकास किया जाए कि क्यों ना तुम्हें नौकरी से फ़र्क कर दिया जाए। फैसल साहब, दूसरी बड़ी बात, अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो FTO का इदारा जो बिल्कुल फाल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें भी आजकल जो पाकिस्तान टैक्स बार, दूसरी बार, उनके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। FBR से आसफ महमूद जा को लाया गया, उनके खिलाफ सरापा एहतजाज है। भाई ये बिल्कुल साबिक जजेस होने चाहिए, कुछ ऐसा ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए जिसका कोई ताल्लुक ना हो। तो जब हम सारे इदारों में FBR अपने बंदे लाएगा एक साजिश के तहत, तो फिर इंसाफ की जो फराहमी है टैक्स देनगान के लिए वो किस तरह मुमकिन होगी? देखें, मैं आपको टैक्स बेस ना बढ़ने की एक मेन वजह क्या है कि बदएतमादी है। बदएतमादी। लोग टैक्स देना भी चाहें तो उनको डरा दिया जाता है कि एक दफ़ा तुम टैक्स नेट में आ गए तो तुम्हारा हशर नशर कर दिया जाएगा। जी जी, जो खौफ की फ़ज़ा पैदा की इस खौफ की फ़ज़ा को ख़त्म होना चाहिए। जैसे मैं कनाडा में वैंकूवर एक जगह है, तो वहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वो पुलिस के लोग थे वहाँ पे, तो वो उनको देख के तो राहगीर बड़े खुश हो रहे थे। जी जी, मतलब वो राहगीर किसी मुसीबत में थे, वहाँ पुलिस पहुँची और उन्होंने उसकी मदद की। तो पाकिस्तान में क्या राहगीर पुलिस को देख के खुश होता है? नहीं, उनको पता ही नहीं, हमें जानबूझ के इनको हम ही निशाना बनेंगे। देखें, दिस इज़ ए कम्युनिकेशन गैप, ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने एक टैक्स पेयर को ये बताना होगा कि टैक्स कलेक्टर जो है वो उससे ज़्यादती नहीं करेगा, जी जी, बल्कि वो उसको फैसिलिटेट करेगा। एक लेजिटिमेट टैक्स पेयर फैसल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है 100 साल बाद हम सुनते हैं, 100 साल बाद एक तारीख बदलती है, तारीख भी अपने आप को बदलती है, किसी भी मुल्क की भी, किसी भी नस्ल की भी, किसी भी कौम की, किसी माशरे की 100 साल बाद तब्दीली लाजमी आती है। 74-75 साल पाकिस्तान को बने हो गए, आजकल 30 लाख हम गोशवारों पे खड़े हैं, उसमें टैक्स पेयर कितने हैं वो मुझसे आप बेहतर जानते हैं। जो हमारा टैक्स नेट था, टैक्स निज़ाम था, उसको हम बेहतर करने में कहाँ तक कामयाब हुए हैं ये 74 सालों में, और कहाँ पे कमी है जिनको दूर करने की ज़रूरत थी। लेकिन हुकूमत जो भी आती है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसियों पर अमल पैरा होकर अपने बजट, अपना अहदाफ पूरा करना चाहती है। यही सोल्यूशन है या इसके अलावा भी कोई है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल साहब, देखें सर, जहाँ तक इस्तिलात की बात है, जैसे हम कहते हैं FBR की फॉर्मेशन जो है, इन चीज़ों को जब हम डिबेट करते हैं, देखिए पाकिस्तान में टैक्स रिकवर करने की जब बात इमरान खान साहब ने की थी, उन्होंने कहा कि मैं 8000 अरब इकट्ठा करके दिखाऊंगा। जी, जो हमारी आमदन होनी चाहिए, जितने हमारे अखराजात हैं। अब बात यह है कि खान साहब इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अमल दरामद कराना तो इदारों का काम है ना। जी जी, इदारे मजबूत होंगे तो ये रिकवरी होगी ना। जी जी, अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है
वो ये है कि नए टैक्स पेयर पे काम ही नहीं किया जा रहा। सही कह रहे हैं। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को बीटीपी जो डायरेक्टोरेट इदारा बनाया है उस पे सिफर, उसकी परफॉर्मेंस सिफर पे, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को निचोड़ा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जो नई ब्रॉडनिंग है इसे प्राइवेटाइज कर दें, प्राइवेटाइज कर दें। उन लोगों को जो एडिशनल रिकवरी करेंगे पाकिस्तान से उसका 25% उनको दे दें। मतलब मुख्तलिफ शहर हैं, उनमें एक्सपर्ट्स की टीम जो है उनको एफबीआर का जो काम है वो आउटसोर्स कर देना चाहिए हमें। सही कह रहे हैं। किस हद तक? नए टैक्स पेयर की हद तक, पुराने टैक्स पेयर की नहीं। पुराना टैक्स पेयर एफबीआर देखे, या अल्टरनेटिवली इसका दूसरा तरीका ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको कहा जाए कि तू अपने टैक्स रेवेन्यू का 10% हर साल इंक्रीज कर, यू आर इम्यून फ्रॉम ऑडिट। तेरा ऑडिट नहीं। और जितनी मशीनरी है वो नया टैक्स पेयर ढूंढने पे अपनी तवज्जो मरकूज करे, वो प्लानिंग करें कि नया टैक्स पेयर कैसे लाना है, नए टैक्स पेयर से पैसा कैसे लेना है, और ख़जाने में, और फिर इन लोगों को इनाम और कराम दिया जाए। जी जी। वो अफसरान जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दें उनको उस नए टैक्स रेवेन्यू की परसेंटेज दी जाए। और ये भी फैसल साहब मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, हुकूमती खजाने में टैक्स जाता कितना है और कितना बाहर चोरी होता है और कितना अफसरान की जेबों में जाता है, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा जो एफबीआर से या टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ के साथ जो सपोर्टेड इदारे हैं जो टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाने में उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, क्या वो इदारे उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं या वो फ़ाल है, या उनको किस तरह किरदार अदा करना चाहिए? देखें, जब तक आप डर की फ़ज़ा ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये इदारे फ़ाल नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेक होल्डर्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स शामिल है, जी जी, ठीक है, मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस शामिल है, ठीक है। एफबीआर के अफसरान वहाँ जाएं, वहाँ कैंप करें, वहाँ पे लेक्चर्स दें, प्रेजेंटेशंस करें और लोगों को बताएं कि टैक्स देने के क्या फ़वाइद हैं। जी जी। नंबर 2, उनको इस चीज़ पे कायल करें कि वो टैक्स देने के लिए आमादा हों, उनके साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। नंबर 3, बाय एक्शंस एफबीआर बताए कि भाई 40B की रेड नहीं होगी, ठीक है, 138 के अननेसेसरी नोटिसेस नहीं इशू किए जाएंगे। जी जी। ये सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ जब एफबीआर प्रैक्टिस करेगा तो ये खौफ की जो फ़ज़ा है वो कम होगी। तो ये जो इदारे हैं, जो मावन इदारे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मावन इदारे ज़्यादातर कौन है? ट्रेड यूनियंस, जो अपने मेंबर्स को देखें। मैंने अपने घर में अगर बच्चों को समझाना होगा तो उसमें मैं ज़्यादा कामयाब हूँ बनिस्बत के मैं महल्ले के बच्चों को समझाने चला जाऊँ। सही है, ठीक है। एक ट्रेड यूनियन है, वो अपने मेंबर से बात कर सकती है और उन्हें इस चीज़ पे कायल कर सकती है कि भाई आपको किसी किस्म की हरासमेंट का सामना नहीं होगा, आगे बढ़ो और अपने आप को टैक्स में रजिस्टर कराओ। सही है। अब देखें हमारे पास टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कौन कौन से एवेन्यू हो सकते हैं। नंबर 1, हम लोगों के जो ये आजकल एसेट की परचेज सेल है उसमें एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। जो भी आदमी एक एसेट ख़रीदेगा उस फॉर्म में वो अपना नेशनल टैक्स नंबर, अपना अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करेगा। और अगर वो नेशनल टैक्स नंबर होल्डर नहीं है तो उसका शनाख्ती कार्ड उस फॉर्म में भरा जाएगा। और तब तक ट्रांसफ़र करने वाला इदारा उस प्रॉपर्टी को उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा जब तक वो फॉर्म 7 लफ या मुंसलिक ना हो। और हर वो फॉर्म जो वहाँ पे फाइल हो उसकी एक कॉपी एफबीआर की उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाए जहाँ नए टैक्स पेयर्स को ढूंढने के लिए ब्रॉडनिंग की जा रही है। और नंबर ये एससीसीपी इदारा है जैसा आप कह रहे हैं वो बेहतर फाल है, बेहतर काम कर रहे हैं। यूआईबी है, सोशल सिक्योरिटी है और दूसरे एफटीओ है, अपील कमिश्नर है, ट्रिब्यूनल है, ये भी कोई टैक्स नेट बेहतर करने में किरदार अदा कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है जो जिस तरह इदारे हैं, आप उनसे बोरो कर सकते हैं डेटा। जी EOBI हो गया, ये आपके SCCP ने तो अब शुरू कर दिया ना कि जो कंपनी रजिस्टर होती है या कोई भी उनके साथ रजिस्टर होता है तो वहाँ पे डायरेक्टरान की डिटेल ली जाती है, जी जी, उनके नेशनल टैक्स नंबर लिए जाते हैं, उनके मोबाइल नंबर लिए जाते हैं। इसी तरह वो कंपनी के जितने इनिशियल प्रमोटर्स होते हैं जो उस कंपनी को फॉल कर रहे होते हैं उन सब को बाकायदा नेशनल टैक्स नंबर देना पड़ता है, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है।
अब इसी तरह SECP में जो लोग जितनी कंपनीज है 60,000 कंपनी है इस वक्त। जी जी। मेरे जो पिछली दफ़ा पता चला था 1 लाख से ज़्यादा है लाहौर में रजिस्टर सर। जो 60,000 फाल कंपनी है, अब उनमें अकाउंट्स अगर फाइल होते हैं नहीं होते, उनके फॉर्म ए आते हैं, उसको बाकायदा लिंक किया जाए FBR के साथ और देखा जाए कि वो कंपनियां अपनी रिटर्नें क्यों नहीं फाइल करी। अगर कर रही हैं तो क्या उन्हीं खातों के मुताबिक हो रही है जो SECP में है या खाते मुख्तलिफ हैं। ये तमाम के तमाम इदारे एड कर सकते हैं FBR को, एक असिस्टेंस दे सकते हैं कि किसी तरह टैक्स बेस बढ़ जाए। फैसल भाई, किसी भी तरक्की के लिए, किसी माशरे की तरक्की के लिए या कौम की तरक्की के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए एक नीयत होती है, एक सीमत होती है, एक मंजिल होती है, यहाँ पे हमने पहुँचना है। हमारी मंजिल टैक्स निज़ाम में इनडायरेक्ट टैक्सेस थी या डायरेक्ट टैक्सेस थी, हमने कहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे तरक्की करनी थी या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ख़त्म करनी थी, इनकम टैक्स में करनी थी, सेल टैक्स में करनी थी। आज तक ये 74 सालों में ये हमारी मंजिल तय हो चुकी है। देखें, मैंने आपको बताया कि एक प्लानिंग का बेहतरीन फुकदान है पाकिस्तान में। जी जी। FBR में एक प्लानिंग सेल ही मौजूद नहीं है। वो सेल जो कि विजन दे कि 2025 में हम कहाँ होंगे, 2028 में हम कहाँ होंगे, 2030 में हम क्या होंगे। हमने क्या नए स्टेप्स लेने ऐसा हैं, थिंक टैंक होना चाहिए, हमें क्या नए स्टेप्स लेने हैं कि हमारी टैक्स बेस ब्रॉडन हो, हमारी टैक्स रिकवरी बेहतर हो और लोगों के दरमियान जो एक बदइतमादी की फ़िज़ा है वो ख़त्म हो। जी जी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ रिकवरी पे गौर किया जाता है। रिकवरी जैसे भी हो, लेकिन उसका दूसरा पहलू है, जब किसी की हम तरक्की चाहते हैं उसमें इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे टैक्स निज़ाम से जो रिलेटेड इदारे हैं इंसाफ फराहम करने वाले, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इंसाफ मिल पा रहा है इनको। अनफॉर्चुनेटली नहीं। जो एक टैक्स उसकी भी बड़ी वजह है, इसलिए बदइत्मीदी भी जो ज़्यादा पैदा एक होती है। टैक्स पेयर है, बेसिकली उसको अपने रिफंड के लिए, अपनी अपील्स के लिए, अपनी रेक्टिफिकेशंस के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ी है आजकल, यानी किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसकी वजह से एक बदइत्मीदी की जो फ़ज़ा है उसने हर तरफ चीज़ को घेरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि FBR में लोग अच्छे नहीं हैं, FBR में लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टाइल ऑफ वर्किंग ये है कि सिर्फ रिकवरी करनी। अब एक चीफ कमिश्नर है, अपॉइंट होता है आगे, वो नीचे कहता है कि मुझे तो इतना जो टैक्स है लगाना है, जी, और तुम्हें लगाना है तो तब स्टे करोगे वरना स्टे नहीं कर सकते। अब कई दफ़ा नाजायज़ टैक्स लगाया जाता है उन अहदाफ को पूरा करने के लिए, जो कि कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। सर मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मैंने उसको पूरा देखा था, पढ़ा था, जिसमें हमारा जो बजट का 100% है ना, उसमें 50% सेल टैक्स की मद में जमा होता है और 6% FED की सूरत में जमा होता है बजट का, और बाकी 44 जो है वो इनकम टैक्स की सूरत में आता है। 50% सेल टैक्स की मद में जो इकट्ठा किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरे FBR में 33,000 की मशीनरी है जो इनकम टैक्स को देख रही है, और सेल टैक्स का ऑफिसर 350 सीनियर ऑडिटर हैं और 300 ऑडिट ऑफिसर हैं। 550-600 बंदा पूरे पाकिस्तान में जो उन सिस्टम को देख रहा है। 20 साल से उनकी तरक्की नहीं हुई, 20 साल से उनको दीवारों के साथ लगाया हुआ है FBR ने, उनकी तरक्कियाँ रुकी हुई हैं, उनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ सकें। जब आप सौतेली माओ जैसा सलूक करेंगे तो फिर वो सेल टैक्स के बाद में जो 50% आ रहा है उसको हम 75% तक भी ले जा सकते थे। वो अफसर कॉम्पिटेटिव अफसर थे, वो अब भी हैं, मौजूद हैं, जिनको खुडे लेने लगाया हुआ है। तो फिर ये जो 1/4 हिस्सा सेल टैक्स का हुकूमती ख़जाने तक पहुंच रहा है, 3 हिस्से जो गायब हैं वो भी कहीं जा रहे हैं ना, वो भी हुकूमत का नुकसान ही है ना। जिसमें अब FBR का आज तर्जमान का बयान भी आया था, 1000 अरब रुपया की जो टैक्स चोरी है सेल टैक्स के बाद में, उसको हम रोकने जा रहे हैं। आज इनको होश आ रही है, अपने सेल टैक्स के ऑफिसर इन्फोर्समेंट जो आपको फोर्स बनानी चाहिए थी, उसमें भर्तियां करनी चाहिए थी, आपको अफसरान को उनको अलहदा करना चाहिए था, वो क्यों नहीं यहाँ तक किया गया? देखें, सेल्स टैक्स का जो अभी तक सिस्टम है ना पाकिस्तान में, जी, या इनडायरेक्ट का सिस्टम, उसी से हमारी रिकवरी चल रही है। हमारा बजट बनता है इनडायरेक्ट टैक्स से। फॉर एग्जांपल बिजली के बिलों में जो आप इनकम टैक्स भी लेते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है। नॉमनक्लेचर हम उसको डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एफर्ट मौजूद है? जी, जो एफर्ट वो तो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहा है। जी, ठीक है।
अब बात आ गई, मैं इनडायरेक्ट टैक्स में क्वांटम की बात करूं कि क्वांटम आप कह रहे हो साली 25% है, बाकी 75% अभी खजाने में पहुंच ही नहीं रही। ठीक है जी जी। अब उसके लिए क्या है एनफोर्समेंट कि की कमी अभी है, फोर्स की कमी है। हमने POS इंटीग्रेशन एक नई इन्होंने रिटेलर्स की शुरू की है, ठीक है, उसी पे वो कह रहे हैं 1000 अरब रुपए को चोरी को रोकने जा रहे हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि जो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन है ना, उसको बकायदा मॉनिटर कर सकते हैं मार्केटों में जाके। फॉर एग्जांपल आप सूतर मंडी फैसलाबाद की मिसाल ले लें। सूतर मंडी फैसलाबाद में 4 या 5 रास्ते हैं जो एंटर होने वाले। वहाँ पे सेल्स टैक्स के लोग बैठते हैं जाके, ठीक है, जो ट्रक एंटर होता है चेक करें कि उसके माल की इनवाइस जो है उसमें सेल टैक्स हुआ है कि पे कि नहीं। जी जी। आप देखें वहाँ पे हर चौथा या 5वां ट्रक ऐसा होगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसके पीछे इनवाइस ही कोई नहीं होगी। हजूर मैं वही तो कह रहा हूँ, जो 600 आपके ऑफिसर हैं वो रिपोर्ट भी वो बनाते हैं, ऑडिट भी वो करते हैं, सारी चीज़ें वो उनकी रिपोर्ट मंथली भी हफ्ता की जो रिपोर्ट है सारी उनके हाथों से बन के जाती है। FBR का चीफ कमिश्नर तक सेल टैक्स की रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना सकता, तो फिर उनको पता है ना रास्ते कहाँ कहाँ हैं। देखिए उनको फोर्स को बढ़ाना चाहिए ना हुकूमत। मैंने आपको बताया कि सेल्स टैक्स वाले लोग बहुत अच्छा काम करें और उनकी फैसल साहब टाइम कम है हमारे पास। मेरा आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये है, टैक्स निज़ाम में बेहतरी लानी है, टैक्स पेयर के एतमाद को बहाल करना है, उसके पैसे का हिसाब जो उसका ऑडिट टैक्स का पैसे का ऑडिट करना है और आवाम का एतमाद में लेना है, क्या सूरतें हैं, किस तरह बेहतरी? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी टैक्स बेस बढ़ाने पे गौर करना है और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को अननेसेसरीली हरास नहीं करना और उसको हमने हर तरह की, आप चाह रहे हैं अब्दुल्ला यूसुफ का जो दौर था वो दोबारा उसकी प्रैक्टिस की जाए। देखिए हर तरह की इम्यूनिटी देनी चाहिए, उसका एतमाद बहाल करना चाहिए, उसका डर और खौफ ख़त्म करना। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ रहा है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया है, सिंगल टैक्स रिटर्न आ रही है, कोड आ रहा है, ये भी मामून होंगे टैक्स बेस को बढ़ाने में। कानून लाना खाली मकसद नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट लोगों ने करवाना होता है। जी जी। जब तक हम बाकायदा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सीरियस नहीं होते या हमारे पास वर्क फोर्स नहीं होती जो उसको इम्प्लीमेंट कराए तो अच्छे से अच्छा कानून भी फेल हो जाएगा। फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए हुकूमत को मौजूदा टैक्स पेयर को रिलीफ देकर नए टैक्स पेयर को ढूंढने के लिए पूरी टैक्स मशीनरी को लगाना चाहिए और लाइव सर्वे करवाने चाहिए ड्रोन के ज़रिए। बिजनेस एक्टिविटी को चेक करने के लिए, लोगों को आसानी के लिए मौजूदा वक्त पे उसी टाइम उसको एंटेन होल्डर बनाया जाए। थोड़ा टैक्स दे, ज़्यादा दे, जितना भी कोई कंट्रीब्यूशन उसमें करे उसको करने दें, लोगों को एतमाद मिले, ताकि टैक्स आमदन को बढ़ाएंगे, ये हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब कहते हैं 8000 अरब रुपया अखराजात हैं मुल्क की, अगर 8000 अरब तक हम अपने टैक्स आमदन को ले जा सकते हैं तो गैर मुल्की कर्ज़ों से भी हमें निजात मिल सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।